ठीक, चलिए। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, वैसे ही हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी, अब एट प्यूबर्टी जैसे मेल में हाइपोथैलेमस मैच्योर करता है, वैसे ही फीमेल में हाइपोथैलेमस मैच्योर करेगा और ये रिलीज करने लगेगा GnRH। तो अब इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, GnRH का फुल फॉर्म नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, द सेम गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, ये GnRH एक्ट करेगा कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये एंटीरियर पोर्शन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ये एक्ट करेगा तो इससे रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन, और ये गोनाडोट्रोपिन्स हैं दो, FSH और LH। ठीक है, अब ये FSH और LH जॉइंटली एक्ट करेंगे किस पे? आएंगे एक्ट करने प्राइमरी फॉलिकल्स पे। ठीक है, प्राइमरी एक्ट करेंगे, ये फाइनली एक्ट करेंगे प्राइमरी फॉलिकल पे। इस वजह से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ठीक है, और जैसे ही, अभी लिखिएगा नहीं, अभी थोड़ा समझिए, जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल की ओर जाएगा तो आप डायग्राम में देखे होंगे कि उसमें नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ जाते हैं, होता है ना। तो ग्रैनुलोसा सेल्स वो एरिया है, वो सेल्स हैं प्राइमरी मतलब फॉलिकल्स के, जो कि रिलीज करेंगे नया हार्मोन, वो होगा एस्ट्रोजन। यानी FSH और LH जो एक्ट कर रहे हैं अभी फॉलिकल्स पे, उसके ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, इसी वजह से फिर रिलीज होने लगेगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसके वजह से इन शॉर्ट एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, इसके वजह से भी टर्शियरी फॉलिकल होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा ही हुआ रहेगा। ग्राफियन फॉलिकल, एस्ट्रोजन मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, और अब आएगा डे 14। ये स्टार्ट हुआ डे 1 से, जैसे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होगा, देन दिस ऑल इवेंट्स स्टार्ट, और ये डे 1 पर हम लोग देख रहे हैं FSH और LH का एक्शन प्राइमरी फॉलिकल पे। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते फाइनली अटेन करेगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल आप लोग डायग्राम में देखे भी हैं, हम लोग इसको गैमेटोजेनेसिस पे देखे भी हैं। तो वही ग्राफियन फॉलिकल यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि इट इज गोइंग ऑन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स। हार्मोन के इन्फ्लुएंस के वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो ग्राफियन फॉलिकल तक जब अपीयर होगा, बाय द टाइम डे 14 हैज अपीयर्ड। डे 14 अपीयर होने पे क्या होगा? ओव्यूलेशन, ovum goes into oviduct,
और यहां ये ओवरी के स्ट्रोमा की बात हो रही है, ओवरी के स्ट्रोमा पे रह जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एक नया एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनेगा और इससे रिलीज होना शुरू होगा प्रोजेस्टेरोन। अब इस प्रोजेस्टेरोन का पॉजिटिव इफेक्ट होगा एंडोमेट्रियम वॉल पे। प्रोजेस्टेरोन का पॉजिटिव इफेक्ट होगा एंडोमेट्रियम वॉल पे, तो ये क्या करेगा? ओवर ग्रोथ। सभी चीजें सीक्वेंस में हैं और ये चलेगा जीएनआरएच पे नेगेटिव इंपैक्ट देने, यानी इसको डाउन रेगुलेट करेगा, जिसके वजह से GnRH विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, इसलिए गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन रुकेगा, घटेगा। तो नेचुरली क्या होगा? FSH और LH का लेवल गिरेगा ब्लड में। कभी भी हार्मोन का लेवल हम लोग जज कहां करते हैं? इन द ब्लड, क्योंकि हार्मोन रिलीज किए जाते हैं इनटू द ब्लड। तो ब्लड में LH और FSH का लेवल घटेगा, जिसके वजह से नो मोर एनी अदर प्राइमरी फॉलिकल विल टेक अप दिस, फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुकेगा। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ग्रेनुलोसा सेल्स तितर बितर हो गए। उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स था ना सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, तो ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो तितर बितर हो गए। और अभी आपको बताएं उन्हीं की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन का लेवल क्या होगा? डिक्लाइन करेगा। सो प्रोजेस्टेरॉन यहां रिलीज होने के वजह से क्या होगा? मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चरिंग के वजह से क्या होगा? एस्ट्रोजन लेवल डिप करेगा। ठीक है, और इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने के साथ साथ एंडोमेट्रियम वॉल का थिकनेस बढ़ना शुरू होगा। बाय द टाइम जितना LH अवेलेबल था वो कॉर्पस ल्यूटियम पे पॉजिटिव इफेक्ट देगा, जिस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का ग्रोथ फॉर द टाइमिंग होगा। लेकिन एक तो लेट आते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन चूंकि GnRH को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए प्रोग्रेसिवली LH और FSH का लेवल डाउन होने लगेगा, इसलिए फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, फर्दर ग्रोथ नहीं हो। लेकिन LH के पॉजिटिव इंपैक्ट के कारण कॉर्पस ल्यूटियम तब फिर टेकअप करेगा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। सो यू विल सी दैट सेकेंड सर्ज, सेकेंड पीक ऑफ एस्ट्रोजन कम्स आफ्टर डे 14 वंस अगेन। तो एक पीक आएगा डे 14 के पहले एस्ट्रोजन में, फिर वो डिक्लाइन करेगा, देन सेकेंड पीक कम्स आफ्टर डे 14 फॉर द एस्ट्रोजन। ठीक है, अब इसको उतना सारा चीज हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। अब क्या होगा? चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम को LH का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू श्रिंक। अब ये श्रिंक करना शुरू करेगा। जैसे ही श्रिंक करना शुरू करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगेगा। फाइनली श्रिंक करते करते डे 28 में कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली डिप करके फिर इनिशियल स्टेज पे चला जाए, और उसी समय प्रोजेस्टेरॉन इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देना बंद करेगा, एंड अगेन फ्रेश LH एंड FSH वुड स्टार्ट एक्टिंग। ठीक है,
तो हम लोग कहां तक पहुंचे, डे 14, और यहां पे ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरिंग। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चरिंग से एक तरफ ओव्यूलेशन हुआ, दूसरी तरफ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के कारण प्रोजेस्टेरॉन पिक्चर में आया और ये चला जीएनआरएच को इनहिबिट करना। यहां तक क्लियर है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसके वजह से एस्ट्रोजन लेवल राइज करेगा। ठीक है, तो इस एक तरफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ रहा है और एक तरफ एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम degenerates on day 28। इस वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों जॉइंटली डिप कर जाएंगे। तो सेकेंड वैली कम्स फॉर द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो डिप कर ही गया। तो प्रोजेस्टेरॉन जब डिप कर जाएगा तो जीएनआरएच फ्री हो जाएगा, जीएनआरएच फिर से एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर से आपको इसको ट्रेवल करके दिखा दें। ये पिट्यूटरी ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन है ना, मतलब क्या कहते हैं, फोर ब्रेन का लोअर पोर्शन। हाइपोथैलेमस एट प्यूबर्टी एक्टिव हो रहा है, इसके वजह से जीएनआरएच रिलीज हो रहा है। जीएनआरएच एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसके वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो रहा है। फाइन। गोनेडोट्रोपिन के वजह से एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहा है, मतलब गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच दोनों को कंबाइंडली करते हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। इनका एक्शन होगा प्राइमरी फॉलिकल पे, जिनको लेकर बेबी गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ था, है ना। तो उसके ओवरी के अब प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू करेंगे एट प्यूबर्टी, एंड डे 1 से ये आगे बढ़ेगा, फिर ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। जैसे जैसे फॉलिकल में ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू। ठीक है, अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल एट डे 14 रप्चर कर जा रहा है और इसके पीछे रीजन है एलएच मैक्सिमाइज हो जाता है एट डे 14। ठीक है, तो LH मैक्सिमाइज होता है डे 14 पे, इसलिए ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर रहा है। रप्चर करने के बाद इसके दो भाग होते हैं, एक ओव्यूलेशन के द्वारा ओवम के बाहर निकल जाता है, दूसरा भाग रह जाएगा ओवरी के स्ट्रोमा में जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, और वो कहलाने लगेगा कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है ना, एंडोमेट्रियम वॉल पे पॉजिटिव इफेक्ट देगा, इसलिए ओवरग्रोथ होगा, और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा इफेक्ट है नेगेटिव इंपैक्ट ऑन जीएनआरएच। ठीक है, तो जीएनआरएच को स्टॉप करने लगेगा, लेकिन बाय द टाइम जितना एलएच था वो कॉर्पस ल्यूटियम को बढ़ावा दे देगा। ठीक है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को ग्रो कराएगा, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का ग्रोथ होना शुरू होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अब तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही सिक्रेट हो रहे। ठीक है, लेकिन एलएच का सपोर्ट इसको मिलना बंद हो गया क्योंकि वहां से चाबी बंद हो गया, राइट। दैट इज व्हाई नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू श्रिंक। अब कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक करना शुरू करता है एंड इसका श्रिंकेज एंड करता है, ये डिजेनरेट कर जाता है डे 28। तो डे 28 में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नॉन फंक्शनल हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा,
ये जो सपोर्ट कर रहा है दो हार्मोन को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल डिप करेगा। देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जॉइंटली लेवल क्या होगा, डिप कर गया। एस्ट्रोजन से नहीं, प्रोजेस्टेरॉन से यहां ज्यादा मतलब है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही जीएनआरएच को नेगेटिव करके रखा था। अब प्रोजेस्टेरॉन हट गए, जीएनआरएच फिर से एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो नाउ इट विल एक्ट ऑन अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकलेंगे। अब एफएसएच और एलएच दूसरे फॉलिकल पे, दूसरे प्राइमरी फॉलिकल पे एक्शन करना शुरू करें, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन इन द सेम वे। समझ गए? अब आप इसको नोट कर सकते हैं। फिगर के बारे में हम लिखेंगे, फ्लो चार्ट फॉर hormonal regulation of female reproductive system। ये है hormonal regulation of female reproductive system। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, लिखिए एट प्यूबर्टी hypothalamus एक्टिव डैश देके लिखिएगा, रिलीजेस जीएनआरएच। थोड़ा शॉर्ट में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको लिखने का, सम अप करने का। एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस एक्टिव डैश देके लिखिएगा, रिलीजेस जीएनआरएच। सेकेंड पॉइंट, GnRH acts on anterior pituitary, ANT कर दीजिएगा शॉर्ट पे, anterior pituitary डैश देके लिखिएगा, रिलीजेस GnRH acts on ANT anterior pituitary डैश देके लिखिएगा, रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स डैश देके, रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स, ये रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH सभी जानते होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ एक्ट ऑन primary follicle, both act on one primary follicle। एक टर्म में एक ही प्राइमरी फॉलिकल पे टारगेट होता है, बहुत सारे, सभी प्राइमरी फॉलिकल्स पे नहीं, किसी एक पे। बोथ एक्ट ऑन वन प्राइमरी फॉलिकल, converting it into both act on one primary follicle, converting it into secondary, 2 degree, converted it into secondary, then tertiary, and then into Graafian follicle, converting it into secondary यानी 2 degree, comma then 3 degree यानी tertiary, and then Graafian follicle, ये, and then Graafian follicle। Next point, this conversion increases estrogen, सभी सीधा बैठिए, this conversion increases estrogen in blood,
This conversion increases estrogen in blood. Estrogen increases estrogen in blood. Next point. At day 14, LH and FSH have, at day 14, ये दोनों LH and FSH have very high level in blood. LH and FSH have very high level in blood, comma, for LH it is called LH surge. For LH it is called LH surge. फिर डैश दीजिएगा, causes. For LH it is called LH surge. LH surge डैश दीजिएगा. It causes rupture of Graafian follicle. It causes rupture of Graafian follicle. Full stop. अगला पॉइंट देखिएगा. रिजल्ट ए में लिखिएगा ओव्यूलेशन. ए में ओव्यूलेशन, ब्रैकेट में ओवम रिलीज इनटू ओविडक्ट. ए में ओव्यूलेशन, ब्रैकेट में ओवम रिलीज इनटू ओविडक्ट. बी में लिखिएगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, बी में लिखिएगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ Graafian follicle, remaining portion of Graafian follicle turns into corpus luteum. ये रहा. Remaining portion of Graafian follicle turns into corpus luteum. Full stop. Remaining portion of Graafian follicle forms into corpus luteum. या forms corpus luteum, जैसे आप लिखे. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. Corpus luteum starts secretion of progesterone. Corpus luteum starts secretion of progesterone. So its level rises in blood. Corpus luteum starts secretion of progesterone. ये है. Corpus luteum starts secretion of progesterone. So its level increases in blood. फुल स्टॉप. इसी में लिखिएगा इट वर्क्स ऑन एंडोमेट्रियम. इट वर्क्स ऑन एंडोमेट्रियम फॉर ओवर ग्रोथ. इसकी मोटाई और इसके अंदर टिश्यू मास बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ाता है. इसी को कह रहे हैं ओवर ग्रोथ. इट वर्क्स ऑन एंडोमेट्रियम, कॉजेस ओवर ग्रोथ. causes overgrowth. पैरा चेंज करके इसी में लिखिएगा it also inhibits GnRH. ये it also inhibits GnRH. It also inhibits GnRH. Therefore, कॉमा देके, therefore
Therefore, LH and FSH level dips in blood. Therefore, LH and FSH level dips in blood. इनका लेवल घटता है. Therefore, LH and FSH level dips in blood. Next point. LH works on corpus luteum. LH works on corpus luteum causing it growth, causing it to grow, and so more progesterone and now estrogen, more progesterone and now estrogen rises in the blood. More progesterone and estrogen rise in the blood. More progesterone and estrogen rise in the blood. Full stop. Next point. Reduced LH. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप याद रखिए, जितने स्टेटमेंट्स आपको इसको डिस्कस करने में, डिस्क्राइब करने में हम बता रहे हैं, हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है जो इस हार्मोनल रेगुलेशन से आता है. तो इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं से आपको दिखेगा. खैर, मेरा कंसंट्रेशन टूट गया. क्या बोले? हाँ, लिखिएगा द रिड्यूस्ड LH, रिड्यूस्ड REDUCED, घटा हुआ, क्योंकि GnRH ने तो इसको स्टिमुलेट करना बंद कर दिया ना, इसलिए LH FSH का लेवल घट जाएगा. तो रिड्यूस्ड LH, नो मोर सपोर्ट. Reduced LH no more supports corpus luteum. Reduced LH no more supports corpus luteum, and therefore no more supports corpus luteum, and therefore it degenerates on day 28. No more supports corpus luteum, therefore it degenerates on day 28. Full stop. अगला पॉइंट लिखिएगा. रिजल्ट डैश दे के लिखिएगा. एब्रप्ट मतलब अचानक से. रिजल्ट डैश दीजिएगा, लिखिएगा एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट रिडक्शन इन, एब्रप्ट अचानक से, एब्रप्ट रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, abrupt reduction in estrogen and progesterone, abrupt reduction in estrogen and progesterone. Therefore overgrowth did endometrium. Endometrium breaks down. Therefore overgrowth did endometrium breaks down, and
GnRH inhibition and GnRH inhibition goes off. इसका इनहिबिशन खत्म हो जाता है. GnRH inhibition goes off. Next point. This starts a new cycle. This starts a new cycle of GnRH action. This starts a new cycle of GnRH action. फुल स्टॉप. ये है हार्मोनल रेगुलेशन. और इस हार्मोनल रेगुलेशन में हम लोग कई चीजें एक साथ लेकर आए. एक आप देखेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. दूसरा आप इसमें देखे हैं ऑलरेडी ओवेरियन लेवल पे जो चेंजेस आते हैं, ओवम का रिलीज होना. और तीसरा इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस हुआ, वो है एंडोमेट्रियम वॉल, जो कि यूटेरस का इनर लाइनिंग है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो. तो दिस इज द रीजन व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट एनकम्पासेस, ये तीन चीजों को एक साथ लेकर आता है. इट एनकम्पासेस 3 इवेंट्स. पहला हार्मोनल रेगुलेशन है ना, लेवल ऑफ हार्मोन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. दूसरा चीज देखते हैं ओवरी लेवल पे, उसके स्ट्रोमा लेवल पे जो फॉलिकल्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं. और तीसरे लेवल पे हम लोग को चेंज दिखाई देता है, वो एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल. समझ गए? अब देखिए अच्छा, हम ये काम कर रहे हैं, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नाइस. टेढ़ा कहाँ है? जो भी है. ठीक है. ये है डेज. ये डे 1, ये 3 to 5, ये डे 14, ये डे 28, 29, डे 1.
ये देखिए, ये डायग्राम है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी हार्मोनल रेगुलेशन को जिसको हम लोग एक्चुअली कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टार्ट होता है डे 1 से और एंड कर रहा है डे 28 में। डे 29 इज द फ्रेश स्टार्ट ऑफ ड्यू साइकिल, इसलिए डे 29 या डे 1 करके हम लोग करते हैं। इसमें शुरुआत किससे हुआ? जीएनआरएच की वजह से। जीएनआरएच के एक्शन के कारण यहां पे हम लोग को पहले क्या देखना मिल रहा है? एएलएच और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन एएलएच और एफएसएच, इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, बाद में जाके एफएसएच का बड़ा पीक आता है लेकिन एएलएच का छोटा पीक रहता है। एफएसएच के कंपैरिजन में एएलएच का छोटा पीक रहता है, लेकिन दोनों का ही डे 14 में एक सर्ज आता है, काफी ज्यादा उसका लेवल ब्लड में बढ़ता है और फिर इनका लेवल घट रहा है क्योंकि जीएनआरएच डाउन रेगुलेट हो गया, वो इनहिबिट हुआ। उसके बाद आप देखिएगा यहां शुरुआत में ये जो थिक लाइन है ग्रीन कलर का, ये है प्रोजेस्टेरॉन का। ये प्रोजेस्टेरॉन एकदम फ्लैट रहता है ना, इसका लेवल आपको स्ट्रेस में भी नहीं मिलेगा, बहुत कम दिखेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किए, ओव रिलीज किया और कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसीलिए इसका लेवल डे 14 के बाद बढ़ना शुरू होता है। और वहां आपको बताया ही है कि कुछ एलएच रह जाते हैं जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का फर्दर ग्रोथ होता है। ठीक है,
जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ेगा एलएच के स्टिमुलेशन मिलने के कारण, वैसे वैसे इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद इसका फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन स्टे कर गया वहीं पे, उससे फर्दर आगे बढ़ा नहीं, और उसके बाद ये सिकुड़ रहा है तो इसका लेवल घट रहा है, और फाइनली डे 28 में इसका लेवल वही हो जाता है जो डे 1 में था। तो दिस इज हाउ प्रोजेस्टेरॉन इज वर्किंग। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द एस्ट्रोजन। शुरुआत में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्शन के कारण एक पीक आना शुरू हुआ, धीरे धीरे सर्ज आया किसमें, इसमें एस्ट्रोजन लेवल पे। टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल होते होते काफी बड़ा, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर की ओर जा रहा है, फर्दर ग्रोथ इसमें नहीं हो रहा है, इसका लेवल डिप किया। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंसेस भी आते हैं जो अंदर में ग्रैनुलोसा सेल्स रहेंगे उसमें, इसलिए भी इसका एस्ट्रोजन का लेवल घटना शुरू होता है। घटने के बाद फिर क्या होगा, जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्टेंस में आएगा, इसमें जो प्रेजेंट थोड़े बहुत ग्रैनुलोसा सेल्स थे, अब वो टेकअप करेंगे सिक्रीशन, इसलिए इसका लेवल फिर से बढ़ना शुरू होता है। लेकिन बाद में जाके फिर क्या होगा, ये डिजेनरेट करता है श्रिंक करके, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल फिर घटना शुरू होता है। क्वेश्चन कैसे देता है आपको, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के, है ना, ग्राफ दिए हुए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन चारों में कौन एलएच है, कौन एफएसएच है, कौन प्रोजेस्टेरॉन होगा, कौन एस्ट्रोजन। तो एलएच और एफएसएच को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। उसमें आप देखेंगे दोनों में कॉमन पार्ट, जो कि डे 14 में इनका एक सर्ज आता है। एफएसएच की खास बात, इसका सर्ज बाद में जाके एलएच से ऊपर चला जाता है, और एस्ट्रोजन का देखेंगे इसके दो ग्राफ आते हैं, इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में बिल्कुल फ्लैट रहता है। तो चारों ग्राफ, चारों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, इस तरीके से इन हार्मोन्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना है सेकेंड लेवल पे, वो है एट द लेवल ऑफ स्ट्रोमा, यानी ओवेरियन लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओवेरियन लेवल में प्राइमरी फॉलिकल, कोई एक प्राइमरी फॉलिकल, जितने हैं, है ना, उनमें से कोई एक प्राइमरी फॉलिकल विल बी टेकन अप बाय देम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन ग्राफियन एंड सो ऑन। ये हुआ ओवेरियन लेवल पे चेंज। आपको कॉर्पस एल्बिकांस तक ओवरी के स्ट्रोमा लेवल पे आपको चेंजेस दिखेंगे। लास्ट वन इज द एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, और एंडोमेट्रियम वॉल में आपको दिखाई देगा डे 1 में, है ना, जो पहला साइकिल है उसमें आपको किसी तरह का कोई चेंज एंडोमेट्रियम वॉल से होता हुआ, या आप ऐसे कहिए कि एक फ्लो जो होता है वो फ्लो आपको नहीं दिखाई देगा फॉर द फर्स्ट साइकिल ऑफ द लाइफ। ठीक है, उस समय आपको फ्लो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय जस्ट एंडोमेट्रियम वॉल ग्रो करना शुरू करता है ना, ग्रो करना शुरू करता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एक्शन। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल का ग्रोथ होना शुरू होगा एस्ट्रोजन के एक्शन के कारण, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल जैसे जैसे बनता जाएगा, ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, उससे एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन रिलीज होने के कारण इसका ग्रोथ यहां तक आके रुकेगा, देन प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन के कारण फर्दर ग्रोथ होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन इसका सपोर्ट छोड़ेगा, देन दिस एक्स्ट्रा ग्रोथ इज स्लॉटर्ड, और ये कट डाउन जब होगा, देन इट बिकम्स ए मेंस्ट्रुअल फ्लो, ए फ्लो ऑफ ब्रोकन टिश्यू, broken blood vessels, clotted blood and some fresh blood। तब जाके पहली बार यानी सेकेंड साइकिल के फर्स्ट पार्ट में आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो दिखेगा, मेंसेस। और फिर से ये अपने पुराने तरीके से इसका ग्रोथ होगा, ओवर ग्रोथ होगा एंड स्लॉटर होगा, ये चलता रहेगा टिल द दिस हार्मोन्स आर वर्किंग। और जिस समय ये हार्मोन वर्क करना बंद करेंगे, दैट टाइम इज कॉल्ड मेनोपॉज। और फर्स्ट टाइम जब ये साइकिल शुरू होगा,
that will be called as menarche. So in this way, from menarche to menopause, this hormonal regulation occurs in a female reproductive system of human. समझ में आई बात? अब इसको ड्रॉ कर सकते हैं। के साथ बाहर निकल जाएंगे और बाकी पोर्शन रह जाएगा यहीं पे। तो थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना बाउंड्री बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का, और उसका जो एंट्रम था दैट उसका कुछ पार्ट रह जाएगा, कुछ पार्ट निकल जाएगा ओवम के साथ जो वेस्ट होगा, बाकी कॉर्पस ल्यूटियम में रह जाएगा। और वही एलएच के इफेक्ट के कारण जब बढ़ेगा then it will behave as if it is a yellow color body. This is how the corpus luteum forms. जब इसको LH का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा then it will turn into a degenerated structure. Now it is white color body, corpus albicans, और इसी को हम लोग पॉपुलरली स्कार टिश्यू कहते हैं। ये ऐसे ही रह जाएगा फॉरएवर ओवरी के स्ट्रोमा में, इट विल नॉट गो आउट, ये रह जाएंगे। हो गया यहां तक? कौन है? अब देखिए हम लोग डिस्कस करें मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट्स at puberty. The start of this cycle is called menarche. Importantly, the first menstrual cycle, day 1, is not associated with menstrual flow. याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, it is a 28-day cycle divided into 3 parts. Menstrual phase, follicular phase, luteal phase, also called secretory phase, also called proliferative phase. ये होता है डे 1 to डे 1 to डे 3 और डे 5। ये होता है डे 3 और 5 टू डे 14, और ये होता है डे 14 टू डे 28। यहां तक नोट कीजिए।
Serial number 3. The day 14 is remarkable as on this day ovulation occurs and corpus luteum forms. Serial number 4. At the time of birth, nearly few million primary follicles are present in the नियोनेट ओवरी. जो जस्ट बर्थ लिया उसको नियोनेट कहते हैं. नियोनेट ओवरी, नियोनेट ईच ओवरी, दोनों ओवरी में. ड्यूरिंग दिस टाइम primary oocytes at metaphase 1 are present in primary follicle and they remain in this state till puberty, nearly for 12 to 14 years. Hence, a large population of primary follicle die out and remain only 50 to 60,000 per ovary. यानी 10 to 20 लाख इससे घटकर 50,000 to 60,000 रह गए. तो आप बता सकते हैं यहां लॉस परसेंट कितना है? यहां 10 पे पावर कितना है? 4. और यहां 10 पे पावर कितना है? 6. है ना? 100 टाइम्स घट जाते हैं. तो परसेंटेज में देखेंगे नियरली 1% रहते हैं, है कि नहीं? नियरली 1%. बाकी उतना बड़ा पॉपुलेशन डिजेनरेट कर जाता है. पर परसेंट पे नहीं जाना है, नंबर पे देखिए. इट इज स्टिल बिग, क्वाइट लार्ज पर ओवरी. यहां तक पूरा कीजिए. नियरली NEARLY.